नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई देसी पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कहानी। इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर साहब के यहाँ मैं छोटी के बाद आई थी, लेकिन मछली में ही कहलाई। ठाकुर साहब के पास 20 गावों की मालगुजारी थी। महलनुमा बड़ी हवेली के बीच में दालान और आगे ठाकुर साहब की बैठक थी। हवेली के दरवाजों पर 24 घंटे लठैत हते थे। हाँ, तो बड़ी ही ठाकुर साहब के सबसे करीब थीं। जब ठाकुर साहब कहीं जाते, तब वे घोड़े पर कोड़ा लिए बराबरी से चलतीं। उनमें दयाधर्म नहीं था। पूरे गांवों पर उनकी पकड़ थी। कहाँ से कितना पैसा आना है, किसके ऊपर कितना पैसा बकाया है, इसका पूरा हिसाब उनके पास था। ठाकुर साहब 65 साल के आसपास हो चले थे और बड़ी 60 के करीब थीं। ठाकुर साहब को बस एक ही गम था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने पहले छोटी से शादी की थी और 5 साल बाद अब मुझसे। छोटी को राजकाज से कोई मतलब नहीं था। दिन भर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना उसकी आदत थी। वह 40 के आसपास हो चली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी ठाकुर साहब का गम कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसीलिए ठाकुर साहब ने मुझसे ब्याह रचाया था। मेरी उम्र यही कोई 20 से 22 साल के आसपास चल रही थी। मैं गरीब परिवार से थी। एक बार धूमरी गांव में जब ठाकुर साहब आए थे, तब मैं बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रही थी। ठाकुर साहब ने मेरे इस काम की तारीफ की थी। वे मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे, और न जाने क्यों उनके दिल में आया कि शायद मेरी वजह से उनके घर में औलाद की खुशियां आ जाएंगी। मेरी माँ तो इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन पिताजी की सोच थी कि इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ना इज्जत की बात है। खैर, बहुत शानो शौकत के साथ ठाकुर साहब से मेरा ब्याह हुआ। जैसा कि दूसरी जगह होता है, सौतन आने पर पुरानी औरतें जलन करती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी ने ही मेरी नज़र उतारी थी और छोटी मुझे ठाकुर साहब के कमरे तक ले गई थी। मेरे लिए शादी ब्याह की बातें एक सपने जैसी थीं, क्योंकि गरीब घर की लड़की की इज्जत से गांव में खेलने वाले तो बहुत थे, पर इज्जत देने वाले नहीं थे। इसलिए जब ठाकुर साहब के यहाँ से रिश्ते की बात आई, तब मैंने भी नानुकर नहीं की। अब बड़ी और छोटी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आपसी तनातनी वाली कोई बात भी नहीं थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बड़ी ही ठाकुर साहब के साथ काम बगाम जाती थीं और वसूली करती थीं। ऐसे ही एक बार वे रंभाड़ी गांव गईं। वहाँ सब किसानों ने तो अपने कर्ज का हिस्सा ठाकुर साहब को भेंट कर दिया था, लेकिन सिर्फ रमुआ ही ऐसा था जो खाली हाथ था। वह हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर जी, ओले गिरने से फसल बर्बाद हो गई। पिछले दिनों मेरे माँ बाप भी गुजर गए। अब इस साल आप कर्ज माफ कर दें, तो अगले साल पूरा चुकता कर दूंगा। लेकिन बड़ी कहाँ मानने वाली थीं। उन्होंने लठैतों से कहा, बांध लो इसे, इसकी सजा हवेली में तय होगी। मैं जब ठाकुर साहब के यहाँ आई, तब पहले पहल तो किसी बात पर अपनी सलाह नहीं दी थी, लेकिन ठाकुर साहब चाहते थे कि मैं भी इस हवेली से जुड़ूं और जिम्मेदारी उठाऊं। धीरे धीरे मैं हवेली में रच बस गई और वक्त जरूरत पर सलाह देने के साथ साथ हवेली के कामकाज में हिस्सा लेने लगी। रात हो चली थी कि तभी हवेली में हलचल हुई। पता करने पर मालूम हुआ कि ठाकुर साहब आ गए हैं। बड़ी ने अपना कोड़ा हवा में लहराया, तब मुझे एहसास हुआ कि आज भी किसी पर जुल्म ढाया जाना है। अब मैं भी जरोखे में आकर बैठ गई। रमुआ को रस्सियों से बांधकर आंगन में डाल दिया गया था। अब बड़ी ठाकुर साहब के इशारे का इंतजार कर रही थी कि उस पर कोड़े बरसाना शुरू करे। मैंने अपनी नौकरानी से उसको मारने की वजह पूछी, तब उसने बताया, मछली ठकुराइन, यहाँ तो यह सब होता ही रहता है।
अरे, कोई बकाया पैसा नहीं दिया होगा। रमुआ थरथर कांप रहा था। तभी मैंने उस नौकरानी से ठाकुर साहब के पास खबर भिजवाई कि उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं झरोखे के पीछे चली गई। तभी वहां ठाकुर साहब आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, ठाकुर साहब, यह रमुआ मुझे ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए इसे यही पटक देते हैं। पड़ा रहेगा। हवेली, खेत खलिहान के काम तो करेगा ही, यह मजबूत लठैत भी है। ठाकुर साहब को मेरी सलाह पसंद आई, लेकिन दूसरों पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उन्होंने रमुआ को 10 कोड़े की सजा देते हुए हवेली के पिछवाड़े की कोठरी में डलवा दिया। एक दिन मैंने नौकरानी से रमुआ को बुलवाया। हवेली में कोई भी मर्द औरतों से आमने सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए बात करने के लिए बीच में पर्दा डाला जाता था। रमुआ ने पर्दे के दूसरी तरफ आकर सिर झुकाकर कहा, मछली ठकुराइन जी आदेश। जीने पर्दे में से मैंने रमुआ को एक निगाह देखा। लंबा कद, गठा हुआ बदन, सांवले रंग पर पसीने की बूंदें एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थीं।